नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और अमेरिका सीजफायर पर मचे बवाल की, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की, देखेंगे कैसे बंगाल चुनाव खरीदने की कोशिश में है बीजेपी, बिहार की सियासत में सीएम पर कैसे मचा बवाल, जानेंगे कैसे अपने फैसले पर घिर गई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दिल्ली में किया प्रदर्शन, हिमंता के खिलाफ लगाए नारे। सीएम शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की थी विवादित टिप्पणी। जनहित याचिका यानी पीआईएल व्यवस्था को खत्म करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने की अपील, 9 जजों की बेंच ने की सुनवाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपना फैसला किया सुरक्षित, 10 अप्रैल को मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीएम हिमंता की पत्नी पर लगाए आरोपों से जुड़ा है मामला। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। और शेयर बाजार में गिरावट, 931 अंकों की गिरावट के साथ 76,631 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 222 अंकों की गिरावट के साथ 23,775 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में जंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मौजूदा हालात में ये संघर्ष विराम सवालों से घिर गया है। जिस तरह इजरायल की तरफ से लेबनान में हमले जारी हैं, उससे ईरान भड़का हुआ है और अब इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो क्या टूट जाएगा ईरान अमेरिका का सीजफायर? जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान जंग भले ही फिलहाल थम गई है, अमेरिका और ईरान की तरफ से हमले रुक गए हैं। इजरायल ने भी ईरान के खिलाफ अपने अभियान को रोक दिया है, लेकिन लेबनान में अभी भी इजरायल के खतरनाक हमले जारी है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित इस युद्ध विराम पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि ईरान की जिन 10 शर्तों को ट्रंप ने बातचीत की मंजूरी दी थी, एक तरफ व्हाइट हाउस अब उससे पलट रहा है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन शर्तों को कूड़े में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली हमले ईरान की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी सूची में साफ कहा है कि लेबनान में भी हमले रुकने चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायल झूठ बोल रहे हैं, जबकि शांति समझौते में लेबनान का मुद्दा भी शामिल है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने इससे इनकार किया है। यही नहीं, इजरायली सेना ने तो बीती रात लेबनान के कई शहरों में इस जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 50 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 254 लोगों की जान चली गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी मारा गया। हालांकि इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि उसकी तरफ से लेबनान तट के पास इजरायली पोत पर मिसाइल दागी गई है। लेकिन लेबनान में इजरायल की इस आक्रामकता के खिलाफ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फ्रांस ने जहां इन हमलों की निंदा की, वहीं ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया कि ईरान और अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें साफ है, अमेरिका को चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजरायल के जरिए जारी युद्ध। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दुनिया लेबनान में जिस तरह बड़े पैमाने पर जान ली जा रही है, उसे देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर चलता है या नहीं, यानी ये युद्ध विराम टिकेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी अब अमेरिका की है। वैसे इस युद्ध विराम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को बैठक होनी है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पाकिस्तान में 2 दिनों का आपातकालीन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान इस बैठक में शामिल होगा। वैसे ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि अगर बैठक में कोई समझौता नहीं हुआ तो हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे, और इसके जवाब में ईरान ने भी 2 टूक कह दिया है कि सुलह नहीं हुई तो लंबी जंग के लिए तैयार रहें। ऐसे में इस क्षेत्र में शांति आएगी या नहीं, ये सवाल भी गहराता जा रहा है। सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो निगाहें इस वक्त 3 राज्यों में हुए मतदान पर भी हैं। 3 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम से लेकर केरलम और पुदुचेरी में भारी मतदान हुआ है। असम में तो पुराने रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। तो किस राज्य में हुआ कितना मतदान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
असम, केरलम और पुदुचेरी में वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही इन 3 राज्यों की 296 सीटों के 1995 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और पूरे दिन भारी संख्या में लोग वोटिंग बूथ पर नजर आए, जिसके बाद केरल और पुदुचेरी में तो शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन असम में शाम 5 बजे ही खत्म हो गई। असम में कांग्रेस ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए। वहीं पुदुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव की खबरें भी सामने आई। केरल में भी छुटपुट हिंसा की खबरें आई, लेकिन कहीं से भी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है। अंतिम समाचार मिलने पर असम में 86%, केरल में 79% और पुदुचेरी में 88% वोटिंग हुई है। कई मतदान केंद्रों में तय समय के बाद भी लोगों की लाइनें लगी हुई थी, जिसके चलते वोटिंग के प्रतिशत में बदलाव भी हो सकता है। असम में यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना है। वहीं तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा वोट पुदुचेरी में डाले गए हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपना वोट डालने के बाद कहा है, चुनाव के बाद एक शक्तिशाली, निडर, आत्मविश्वासी और नया असम उभरेगा। राज्य में नई सरकार सभी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। बात चुनावी हिंसा की करें तो कई जगह पर झड़प की खबर भी सामने आई। पुदुचेरी के मन्ना दिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं असम के खोवांग निर्वाचन क्षेत्र के कुतुहा में भी चुनावी हिंसा की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मगर इस चुनाव में पुदुचेरी के एक पोलिंग स्टेशन पर साड़ी पहने नीला नाम के एक रोबोट ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। रोबोट ने हाथ में फूलों की थाली लेकर वोट डालने आए मतदाताओं का स्वागत किया। वहीं केरल के एर्नाकुलम में चुनाव को और सुविधाजनक बनाने के लिए खास ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ क्रेच सुविधा, बच्चों के लिए खिलौने और आरामदायक वोटिंग एरिया भी उपलब्ध कराया गया है। अब सबको इंतजार 4 मई का है, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे चुनती है। 3 राज्यों में वोटिंग पूरी हो गई है। अब सभी की नजरें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैं, जहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही बवाल मचा हुआ है। चुनाव से पहले 1000 करोड़ के कथित चुनावी घोटाले के दावे ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। टीएमसी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया है कि बीजेपी चुनाव खरीदने की कोशिश कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राज्य की राजनीति में 1000 करोड़ रुपए के चुनावी घोटाले के आरोप ने बड़ा भूचाल ला दिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। कुणाल घोष का दावा है कि भाजपा ने बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए 1000 करोड़ का फंड तैयार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। भाजपा ने हुमायूं कबीर के जरिए मतुआ, हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ बी टीम और सी टीम बनाई है। हुमायूं कबीर ने पीएमओ का जिक्र किया है। हम इस मामले की जांच की जोरदार मांग करते हैं, क्योंकि ये पैसों से जुड़ा मामला है। हमें हुमायूं कबीर का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें 200 करोड़ रुपए एडवांस में मिले हैं और वो पीएमओ का भी जिक्र कर रहे हैं। पीएमओ का कौन सा अधिकारी इस साजिश में शामिल है, उनसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए। ईडी चुप क्यों है? दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो है और कुणाल घोष ने इसे लेकर तीखे तेवर अपनाते हुए पूछा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो आमतौर पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय रहती है, आखिर इस मामले में चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि ईडी अब तक शांत क्यों है। जब करोड़ों के लेन देन और पीएमओ के अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वे मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के हक की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए ये वीडियो कार्ड खेला जा रहा है। बंगाल चुनाव से पहले पैसे और प्रभाव की इस जंग ने सियासी माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये जांच की मांग किसी कानूनी कार्रवाई तक पहुंचती है या चुनावी शोर में सिमट कर रह जाती है। टीएमसी के आरोप से बंगाल में बीजेपी पहले से ही घिरी हुई थी और अब बिहार में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चा तेज है। इस बीच बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को अगला सीएम बताते हुए पोस्टर लगा दिए, लेकिन इसे लेकर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश दिल्ली में है, जहां वो 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता के लिए शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। हाल ही में नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें उनके बेटे निशांत कुमार को मजबूत दावेदार बताया गया था
और अब बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ पोस्टर्स लगे हैं जिस पर विवाद शुरू हो गया और बीजेपी में दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स में लिखा था, वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट सरकार। पोस्टर लगने के कुछ ही देर बाद इन्हें फाड़ दिया गया और बड़ी बात तो ये है कि ये पोस्टर्स फाड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही लोग हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े लोगों की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों से ये पोस्टर्स हटवाए गए। इस घटना के बाद बिहार के सीएम पद को लेकर बीजेपी में जारी घमासान खुलकर सामने आ गया। माना जा रहा है कि बीजेपी के ही लोग सम्राट को सीएम नहीं बनाना चाहते और इसे लेकर बीजेपी में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के दो गुट आमने सामने आ गए हैं। हालांकि इस पोस्टर वॉर पर बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का कहना है कि इस पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस सियासी ड्रामे में विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी जेडीयू पर तंज कसा है। बिहार कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार बीजेपी में दो फाड़, सम्राट का सीएम वाला पोस्टर दिया उखाड़। वहीं अब इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बवाल मच गया है। बिहार के सीएम फेस पर सवाल गहराते जा रही हैं, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के इरादे पर सवाल उठ रहे हैं। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, जिस पर जल्द ही चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले ही तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह का बड़ा फैसला लाना शक पैदा करता है। एम के स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होता है, तो इससे उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा लोकसभा का लगभग 24% है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी पार्टी 33% महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे बिना सीटों की संख्या बढ़ाए और राज्यों के साथ भेदभाव किए लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, ये सुधार नहीं बल्कि सत्ता का पुनर्गठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद की नींव को ही धीरे धीरे खोखला कर रही है। इससे केवल खर्च बढ़ेगा और संसदीय कामकाज की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का एक कानूनी प्रस्ताव है। वहीं सीएम स्टालिन के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच ही महिला आरक्षण की याद सरकार को क्यों आई। अब देखना होगा कि स्टालिन के इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से आता है या नहीं। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या COP 33 की मेजबानी से पीछे हटना हो। दरअसल 2023 में पीएम मोदी ने जिस COP 33 की मेजबानी का बड़े जोर शोर से ऐलान किया था, अब सरकार उससे पीछे हट गई है। बगैर किसी आधिकारिक वजह के प्रस्ताव वापस लेने पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो क्यों मोदी सरकार ने COP 33 की मेजबानी का फैसला लिया वापस, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सबरीमाला मंदिर मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये पुरुषों के श्रेष्ठ होने की धारणा पर आधारित था और 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक परंपरा का हिस्सा है। तो वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि किसी रीति रिवाज की जरूरत का आधार उसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नहीं, बल्कि उस संप्रदाय के सिद्धांतों और मान्यताओं के साथ उसका कनेक्शन होता है। एएसजी नटराज ने कहा कि यहाँ तक कि किसी संप्रदाय की मान्यताओं में विश्वास न रखने के कारण भी आपको उस संप्रदाय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। आपके पास अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अधिकार है। धर्म किसे कहते हैं? इसमें पूजा का स्वरूप और तरीका, देवी देवताओं से जुड़ी विशेषताएं और वो रीति रिवाज परंपराएं शामिल हैं जो धार्मिक आचरण की परिभाषा बताती है। जब न्यायिक जांच की बात आती है कि कोई विशेष संप्रदाय सही है या नहीं, या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, तो ये काम कोई बाहरी संस्था नहीं कर सकती। जस्टिस बागची ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर नटराज, कोई भी ये नहीं कहता है कि अदालत पहली ही बार में ये तय करती है कि संप्रदाय क्या है या धार्मिक आचरण क्या है या संप्रदाय के धार्मिक मामले क्या है। अदालतें तब दखल देती हैं जब तथ्यों को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, जैसे कि जब कोई दावा करे कि फलाना संप्रदाय मौजूद है और दूसरा पक्ष कहे कि वहाँ संप्रदाय नहीं है या वो पूजा का कोई मान्य स्वरूप नहीं है। किसी संप्रदाय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के मौजूदा रीति रिवाजों में बदलाव की मांग उस संप्रदाय में विश्वास न रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, अगर वो रीति रिवाज उस गैर विश्वासी व्यक्ति के अंतरात्मा की स्वतंत्रता में बाधा डाल रही हो।
एएसजी नटराज ने इसके जवाब में कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उस संप्रदाय में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वो उस संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जस्टिस बागची ने इस पर तर्क देते हुए कहा कि मान लीजिए कोई नास्तिक व्यक्ति आर्टिकल 25(1) के तहत अपने अधिकार का दावा करता है, तो क्या वो व्यक्ति उस संप्रदाय की सामूहिक आस्था या मान्यताओं के अधीन माना जाएगा या नहीं? इस पर एएसजी नटराज ने कहा कि उस व्यक्ति के पास अपनी अंतरात्मा का चिंतन करने का अधिकार है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें अलग अलग धर्मों में प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे पर भी विचार किया जा रहा है। मोदी सरकार के यू टर्न पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सवाल केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के नियमों पर भी उठ रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई में केंद्र सरकार ने भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया, तो वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमारे यहाँ कोई कठोर व्यवस्था नहीं है। तो और क्या क्या दलीलें रखी गई सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। सरकार ने साल 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव अचानक वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद देश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत और जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी गंभीरता पर तीखे सवाल दागे हैं। दरअसल COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज संयुक्त राष्ट्र का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्या से निपटने के लिए आयोजित किया जाता है। आइए पहले समझ लेते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल साल 2023 में दुबई में COP28 सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि भारत साल 2028 में COP33 की मेजबानी करेगा। इसके बाद सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। पिछले साल यानी जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने आयोजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष COP33 सेल का भी गठन किया, लेकिन अब अचानक सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से पीछे हटने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। आइए पीएम मोदी के 2023 वाले ऐलान को सुनते हैं। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। इस कदम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया पीएम मोदी की वो घोषणा केवल एक राजनीतिक स्टंट थी। सरकार का असली मकसद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बड़े वैश्विक आयोजन का चुनावी फायदा उठाना था। कैसे मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का पूरा राजनीतिक लाभ उठाया था। दरअसल माना जा रहा है कि 2028 तक जलवायु परिवर्तन पर IPCC की 7वीं बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी। अगर भारत इस सम्मेलन का अध्यक्ष होता तो देश पर पर्यावरण बचाने के लिए नए और कड़े फैसले लेने का भारी इंटरनेशनल दबाव होता। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार भविष्य में इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जवाबदेही से बचना चाहती है। COP जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का सबसे बड़ा सालाना आयोजन है। इसकी मेजबानी दुनिया के 5 अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर होती है। 2028 में मेजबानी की बारी एशिया प्रशांत क्षेत्र की थी। अब भारत के इस फैसले के बाद सर्वसम्मति से एशिया प्रशांत क्षेत्र के किसी दूसरे देश को मेजबान चुना जाएगा। भारत के इस कदम से वैश्विक जलवायु कूटनीति के मंच पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का चलन दुनिया में चल रहा है, चाहे वो ईरान, अमेरिका और इजराइल की बात हो या फिर हमारे देश में बीजेपी और चुनाव आयोग की बात हो। अब देखिए ना, बीजेपी ने चुनाव आयोग के कंधे पर ऐसे बंदूक रखी है कि वो उसी की भाषा लगभग बोलता है। अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ सांसद डेरिक ओब्रायन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने कमरे में से कहा कि यहाँ से आप बाहर चले जाओ। दूसरी तरफ उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ये कह दिया कि आप अपने घर पे बैठ के काम करो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में एक सुपर सीएम ज्ञानेश कुमार नाम का काम कर रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।